आइए मास्टर, अब हम आज तीसरा अध्याय सुनते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ताइशा क्लारा के डॉग से मिलती है और उसका क्या अनुभव करती है। आइए संगीता मैम, मैं आपका भी अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार मैम। थैंक यू मोनिका। कैरी ऑन। तीसरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू करते हैं। ठीक है मैम। आयशा अपना खाना जल्दी से खत्म करती है और जल्दी जल्दी क्लारा के द्वारा दिए गए बूट और जैकेट पहन लेती है। क्लारा कहती है कि हम घर को शाम में दूर से देखने के लिए मैदान की तरफ जाएंगे। दोनों के हाथ में टॉर्च होती है, फिर वो एक तंग रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ताइशा दूर पहाड़ों को देखती है और बोलती है, पहाड़ कितने सुंदर, नुकीले और घने हैं। क्लारा बताती है कि ये इसलिए ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि इनका मूल तत्व इथ्रिल बहुत प्राचीन है। क्लारा ने बताया कि दृश्य और अदृश्य के क्षेत्र में सब कुछ एक इथर सार ही है और यह जानने के लिए कि इसे कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए हमें इसे ग्रहणशील होना चाहिए। मैम आप बताएंगे इसके बारे में, इथ्रिल सार? क्योंकि क्लारा जो अपनी एनर्जीज के बारे में वो बात कर रही है और उसके साथ जो इथीरियल एनर्जीज की और जो कॉन्शियसनेस की क्लारा ने बात की है, एक्चुअली वो बात की है कि जब कोई भी अनमेनिफेस्ट चीज होती है ना, जो चीज अदृश्य है, अदृश्य के बाद वो दृश्य में आती है। यानी कि लाइक सोल है जो हमें पता नहीं लगता सोल एनर्जी का, लेकिन जब सोल एनर्जी एक फिजिकल फॉर्म को ग्रहण कर लेती है तो वो अदृश्य से दृश्य फॉर्म में आ जाती है। तो क्लारा ये बात समझाना चाह रही है कि कोई भी मैनिफेस्टेशन इस धरती के ऊपर, वो उसको ये बताना चाहती है कि आप उस एनर्जी को समझो, आप उस इनविजिबल जो हमारे चारों तरफ एक कॉस्मिक एनर्जी पड़ी है, इथीरियल एनर्जी पड़ी है, जो आकाश तत्व के अंदर वो रमी हुई है, उस एनर्जी को तुम पहचानो, क्योंकि हम वहीं से बनकर आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि स्ट्रेच करते हैं, जैसे हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो एक चीज जो शेप में नहीं है लेकिन वो शेप में आ जाती है ना। तो वो बात क्लारा उनको बता रही है कि जो ये पहाड़ हैं, जो ये घाटियां हैं, जो ये दृश्य है, ये सब अदृश्य से आया है, अनमेनिफेस्ट पार्ट से आया है। इसीलिए हम पता है क्या बोलते हैं कि बहुत सारी हमारे अंदर जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, पोटेंशियलिटीज होती हैं, कि हम जो अनमेनिफेस्ट पार्ट है हम उसको मैनिफेस्ट कर देते हैं। हम कहते हैं अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। जैसे पेंटिंग करना, मान लो कि पेंटिंग करना अंदर से है लेकिन मैं पेंटिंग कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैंने पेंटिंग की पोटेंशियलिटी को अपने भीतर जाना और उसको पेंटिंग बनाना सीख लिया। तो ये वो बताना चाह रहे कि आपके अंदर ही वो सारी पावर है, जो बाहर है वही आपके भीतर भी है। मतलब कि जो चीज अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है, पर जब हम उसको जानने लगते हैं तो वो अदृश्य से दृश्य हो जाती है। यस, क्योंकि क्लारा तैशा को यही बात बताना चाह रही है कि तेरी पोटेंशियलिटीज तेरे अंदर है, और जो तू जिस दुख से निकली है, क्योंकि क्लारा तो सब कुछ जानती है, अभी तैशा ने तो उसको सारी बातें बताई भी नहीं है, लेकिन क्लारा ये बात जानती है कि उसके अंदर वो पॉसिबिलिटीज, पोटेंशियलिटीज पड़ी हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। तो अब उसने, क्लारा ने स्टेप बाय स्टेप समझाने शुरू करने का उसने निर्णय लिया कि भाई मैं पहाड़ों के माध्यम से, मैं एक इथीरियल एनर्जी के माध्यम से मैं अब इसको तैशा को समझाती हूँ, क्योंकि फिर ही वो रिकैपिचुलेशन की प्रैक्टिस कर पाएगी, है ना। मेरे कुछ पूछने से पहले ही क्लारा ने मुझे उन पत्थरों के बारे और सार के बारे में बताती है। फिर हम कुछ देर चलते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से वो घर को पूरी तरह से देख सकते हैं। तायशा बड़बड़ाते हुए बोलती है,
कि घर को देखने के लिए एक्सरे की नजर चाहिए, क्योंकि घर तो पूरी तरह से पेड़ों से ही छुपा हुआ है। क्लारा मेरी बात को अनदेखा करते हुए बोलती है कि पेड़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पेड़ एक व्यक्ति की तरह ही है, जिसका इस जीवन में एक निश्चित उद्देश्य है। तायशा थोड़ा खिंच के बोलती है कि यह बताना जरूरी है कि धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित उद्देश्य होना ही चाहिए। क्या इसके बताए बिना बात नहीं कर सकती हो तुम? जितने उत्साह से क्लारा अपना घर दिखा रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्लारा माफी मांगती है और कहती है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरे घर में सब कुछ और हर कोई एक विशेष कारण के लिए है, और इसमें पेड़, खुद मैं और निश्चित रूप से तुम भी शामिल हो। मैं यानी तायशा विषय को बदलना चाहती थी, तो उसको समझ ही नहीं आता क्या बात करें, तो वह क्लारा को पूछती है कि आपने ये घर कब खरीदा था? क्लारा बताती है, नहीं, ये हमें विरासत में मिला है। इस घर को कई बार तोड़ा गया है और कई बार बनाया गया है, और यह घर यहाँ रहने वालों के लिए किए गए कार्यों को दर्शाता है। और इस घर की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यहाँ पर किसी के लिए सब कुछ देखने के लिए है, लेकिन कोई भी इसे नहीं देख सकता है। इस बात को हमेशा याद रखें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पर तायशा सोचती है कि मेरे पास काश दूरबीन होती तो मैं घर को अच्छे से देखकर संतुष्ट हो जाती, क्योंकि मैं पिछले 20 मिनटों से इस हल्के अंधेरे में अपनी आंखों पर जोर डालकर इस घर को देखने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे ये घर ठीक से नजर नहीं आ रहा। इससे पहले मैं उससे कुछ कह पाती, क्लारा पहाड़ी से नीचे उतरने लगती है। फिर तायशा अपने मन में सोचती है कि वो दिन में यहाँ पर आएगी और इस घर को अच्छे से देखेगी, जैसे क्लारा उसे दिखा रही थी। फिर दोनों वापस घर पहुंच जाते हैं। क्लारा मुझे अपने बूट और जैकेट को उतारने के लिए कहती है और कहती है, चलो रसोई में चलते हैं, देखते हैं खाने में क्या बना है। क्लारा बताती है कि रसोई घर से बाहर ही है, और रसोई जो है वो थोड़े पुराने ढंग से बनी हुई है। मैंने यानी तायशा ने देखा, वहां लोहे का स्टोव था जो कि लकड़ी से जलता था। रसोई पूरी तरह से पुराने जमाने की थी, पर बहुत ही आकर्षक थी। मिट्टी के बर्तन थे वहां पर। तायशा और क्लारा खाना खाते हैं। तायशा पूछती है कि खाना तुमने कब बनाया? क्लारा कहती है, हाँ, जब हम पहाड़ पर गए थे तब बनने रखा था। तायशा सोचती है कि मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूं, इस खाने को बनाने में घंटों लगते हैं। क्लारा मेरे शक को भांप लेती है और जोर से हंसती है और बोलती है, नहीं, ये खाना मैंने नहीं बनाया है, ये खाना केयर टेकर ने बनाया है, जो कभी कभी खाना बना देता है। क्या केयर टेकर अभी भी यही है? नहीं, केयर टेकर सुबह यहाँ पर था, पर अब वो यहाँ से चला गया। तायशा सोचती है, क्लारा का घर आश्चर्यों से ही भरा हुआ है, पर मैं इतनी थकी और भूखी थी कि मेरे में और प्रश्न पूछने की हिम्मत ही नहीं थी। क्लारा का घर और कमरे कुछ अलग ही दुनिया का एहसास कराते थे। क्लारा बोलती है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमको अपने डॉग से मिलवाऊंगी। यह डॉग एक विश्वसनीय सदस्य है इस घर का। तुम इस बात का बहुत ध्यान रखना कि तुम क्या महसूस कर रही हो या क्या कह रही हो जब वो आसपास हो। तायशा पूछती है, क्या वो डॉग संवेदनशील है या थोड़ा सा हिला हुआ है दिमाग से? क्लारा कहती है, वो संवेदनशील है, पर दिमाग से हिला हुआ नहीं है। मैं गंभीरता से सोचने लगी, ये डॉग बहुत ही उन्नत पहुंचा हुआ जीव है। तायशा डॉग के बारे में सोचकर हंसने लगती है। क्लारा कहती है कि तुम बेशक हंस सकती हो, पर मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रही हूँ। उसने बहुत धीरे से कहा कि तुम इसका खुद ही निर्णय कर लेना जब तुम उसको मिलोगे। क्लारा कहती है कि हम उसको टोड यानी मेंढक कहकर बुलाते हैं, पर उसके सामने नहीं, उसकी पीठ के पीछे।
पर तुम भूलकर भी उसके सामने उससे मेंढक मत बोलना, तो तुम पर हमला कर देगा। तो आयशा सोचती है कुछ डॉग को नहीं पता होता कि उनके सामने क्या बोला जा रहा है, वो बुरा नहीं मानते। वो सोचती है कि मैंने तो बहुत सारे डॉग्स को ट्रेनिंग दी है, मैंने देखा है, उनको क्या पता कि वो उनके सामने क्या बात कर रहे हैं। क्लारा कहती है अच्छा चलो, मैं तुमको उससे परिचय कराती हूँ। मैं किताब में देखकर तुमको मेंढक की तस्वीर दिखाऊंगी और तुम बोलना कि इसकी शक्ल तो मेंढक जैसी है, फिर देखना क्या होता है। मेरे हाँ या ना करने से पहले ही कमरे से बाहर चले जाती है क्लारा। आयशा को पूरा विश्वास होता है कि मैं परिस्थिति को संभाल लूंगी, जो भी हो। मैं क्लारा की बातों पर विश्वास नहीं करती कि ऐसे कोई डॉग के आसपास इतनी उन्नत चेतना भी हो सकती है। वो सोचती है कि डॉग को इतना विकसित नहीं हो सकता कि वो इस सब बातों को समझ सके या जो हमसे बोल रहे हैं। मैं अभी सोच ही रही थी कि क्लारा एक बड़े से डॉग के साथ वहां आ जाती है। मैंने शायद अपनी जिंदगी में इतना बड़ा डॉग कभी ही देखा हो। वो एक मेल डॉग था, काला और विशाल। क्लारा बिल्कुल सही थी, वो पक्का ही एक बड़े मेंढक की तरह लगता था। डॉग तायशा के पास आकर खड़ा हो जाता है। तायशा, ये मेरा दोस्त मैनफ्रेड है, और मैनफ्रेड ये तायशा है। तायशा उसको हाथ मिलाने का सोचती है तो क्लारा उसको इशारे से मना कर देती है, नहीं। मैनफ्रेड तायशा के पास आता है और तायशा उससे टकरा कर गिर जाती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। क्लारा हंसती है और मुझे लगता है कि मैनफ्रेड भी साथ में हंस रहा है। तायशा के मुंह से गुस्से से निकल जाता है, बदबूदार मेंढक। और फिर क्या था, जैसे ही मैनफ्रेड ने मेंढक शब्द सुना और वो एकदम तायशा के ऊपर कूद जाता है और उसके पंजे उसकी छाती के ऊपर रख देता है और तायशा एकदम डर जाती है। क्लारा बोलती है जल्दी से वो शब्द बोलो जो मैंने तुमको बोलने के लिए कहे थे। तायशा डर से सब कुछ भूल जाती है, फिर बोलती है कि मुझे माफ कर दो, वो तो क्लारा है जो कि मेंढक की तरह लगती है। और फिर डॉग एकदम तायशा से दूर हो जाता है। तायशा को सब कुछ देखकर भी विश्वास नहीं होता कि किसी का, खासकर मैनफ्रेड का छोटा नाम बोलकर वो इतनी प्रतिक्रिया कर सकता है। क्लारा, मुझको बताओ, तुमने अपने डॉग को कैसे सिखाया कि वो ऐसी प्रतिक्रिया करे? मैनफ्रेड रहस्यमयी एक अज्ञात प्राणी है। सिर्फ एक ही आदमी है जो मैनफ्रेड के मुंह पर उसे मेंढक कह सकता है। जल्दी ही तुम उसको मिलोगी, क्लारा उससे कहती है। वो ही मैनफ्रेड के रहस्यमयी होने के लिए ही जिम्मेवार है। फिर क्लारा तायशा को आराम करने को कहती है। तायशा कमरे में जाती है, वहां लालटेन जल रही होती है। वो सारे कमरे को देखती है जो कि बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया होता है। लालटेन की परछाई से कमरे में अलग अलग तरह की परछाइयां बनती हैं। उसको ऐसे लगता है कि किसी डॉग का ही चेहरा है, तो उसको लगता है कि वो मैनफ्रेड है उसके मन में, और वो उसको घूर रहा है। उसके मन में कई तरह के अजीब से विचार और भावनाएं उठने लगती हैं। फिर वो मैनफ्रेड के बारे में सोचती है कि वो कोई साधारण डॉग नहीं है। मुझे अब उससे डरना नहीं चाहिए। मुझे लगता है उसके पास खास बुद्धिमत्ता है जो उसको जागरूक बनाती है कि मैं और क्लारा क्या बोल रहे हैं। अचानक कमरे में हवा रुक जाती है, सारी परछाइयां गायब हो जाती हैं। मैंने कितना असाधारण सोचा कि कैसे मन अपने अनुभवों की एक खाली दीवार पर प्रोजेक्ट कर सकता है, जैसे कि यह कैमरा था जिसने फिल्म के अंतहीन फुटेज की संग्रहित किया था। यहाँ पर मुझको एक बात याद आई कि कैसे हमारा मन एक विचार के अनेक विचार बना देता है और हम उन विचारों के जाल में उलझ जाते हैं और अपने को भूल जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हर समय हर क्षण जागरूक रहें। तायशा कहती है कि मुझे अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। अपरिचित घर, अपरिचित बिस्तर पर ये चीजें अब मुझे ये सब परेशान नहीं कर रही थी। मुझे याद आ रहा था, क्लारा ने मुझे कहा था
कि ये घर में एक खास तरह की ऊर्जा है। जैसे कि बिजली के तारों में करंट प्रवाहित होता है, उसी तरह की ऊर्जा से इसी घर में भी प्रवाहित हो रही है। पहले कार्यकलाप में मैंने उसको महसूस नहीं किया, पर अब पूर्ण रूप से शांति थी, मौन था। मुझे हल्की हल्की गुंजार भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा कमरा पूरी तरह एक सूक्ष्म विद्युत प्रवाह से चार्ज किया गया हो, जिसने मेरे शरीर को भी तरंगित कर दिया था। मुझे पूरी तरह से ये अपने घर जैसा ही लगने लगा था और मुझे बहुत ही सुरक्षा का अनुभव हो रहा था। अब आज हम इसी के साथ तीसरे अध्याय की समाप्ति करते हैं। मैम, आप थोड़ा सा और बताइए। हाँ मोनिका, जैसे शुरुआत में जैसे क्लारा तैशा को बताती है, दूर से अपने घर को दिखाने के लिए बोलती है वो, और उसके बाद फिर वो मैनफ्रेड मिलता है और तैशा अभी मैनफ्रेड को ये समझ रही है कि वो एक साधारण कुत्ता है, और जबकि क्लारा उसको मजाक मजाक में कहती भी है कि तुम उसको टोड मत बोलना, अदरवाइज वो नाराज हो जाएगा। तो तैशा को अब धीरे धीरे ये बात समझ आ रही है कि जो एक स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग है वो बिल्कुल अलग होती है, जो आपके पास एक पावर है वो अलग होती है। आपके घर में जो पेड़ हैं वो भी साधारण नहीं होते, हम उनको साधारण समझ के छोड़ देते हैं। और इसी प्रकार से जो मैनफ्रेड है वो एक मास्टर है अपने आप में, क्योंकि जब तुम ये बात बोल रही थी तो मुझे कॉजल बॉडी एंड द ईगो का उसमें एक पैराग्राफ मुझे याद आ रहा था कि अगर आप एक बहुत अच्छे मास्टर हैं तो आपके साथ अगर कोई एनिमल या पेड़ भी आपके साथ रहता है, मतलब कि आपके साथ जो पेड़ आपके साथ संबंध रखते हैं या आपके साथ जो पशु संबंध रखते हैं, तो उसका मास्टर का उसके ऊपर इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर हम एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं और मेरे साथ अगर एक डॉग रहता है, तो वो जो डॉग है वो एक साधारण डॉग नहीं होता। फिर हमारी जो इथीरियल जो एक एनर्जी है, जो एक कॉन्शियसनेस है, जो तैशा के कमरे में भी वो धारा प्रवाहित होकर वो एक इलेक्ट्रिसिटी के मोड में वो फील कर रही है कि यस मैं उस ऊर्जा को महसूस कर पा रही हूँ, सेम वही ऊर्जा मैनफ्रेड में भी है, क्योंकि वो एक ऐसे मास्टर के साथ रहता है जो एबिलर है, जिसके पास वो जादुई शक्तियां क्लारा ने सीखी हैं। और अब क्लारा ये सारी शिक्षा तैशा को दे रही है और क्लारा ऑलरेडी मैनफ्रेड को ये शिक्षा दे चुकी है ना। और अभी तैशा को ये लग रहा है कि घर में तो और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी खाना किसने बनाया है और खाना बना के क्या चला गया, क्योंकि अभी वो डाउटफुल है। अभी उसको मतलब क्लारा एक कहानी के रूप में और एक बच्चे की तरह तैशा को सिखाना चाहती है कि वो धीरे धीरे ये बात मानने लगे कि यस मैंने जो अपना अभी जीवन जिया है उस जीवन से हट के जो रियल में हमारी जिंदगी होनी चाहिए उसको सिखाने की कोशिश कर रही है क्लारा एक कहानी के माध्यम से। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जो तीसरा चैप्टर है इसमें इन तीनों का बड़ा अच्छा संगम रहा कि जो क्लारा है और तैशा है और मैनफ्रेड है, अब उसकी मैनफ्रेड से दोस्त। थैंक यू मोनिका। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।